बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से मिल रही खबर के साथ, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, पहले दिन 2,934 जगहों पर 3 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। आज से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी कुछ लोगों से सीधा संवाद भी कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बात कर सकते हैं। वहीं पहले दिन 2,934 जगहों पर करीब 3 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। तो अब समय आ गया है कि कोरोना वैक्सीनेशन का जो बड़ा कार्यक्रम है, जो बड़ा प्रोग्राम है, वो हमारे देश में शुरू हो और आज से इसकी शुरुआत होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी आज से शुरुआत करेंगे वैक्सीनेशन की और पहले दिन 2,934 जगहों पर यह वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होगा। जनवरी दिन शनिवार, समय सुबह 10:30 बजे। ये वो वक्त होगा जब भारत के माथे पर कोरोना के खिलाफ जीत का टीका लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ ही पूरे देश में टीकाकरण की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश भी टीकाकरण के लिए तैयार है और सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण को लेकर तैयारियां चाक चौबंद कर ली हैं। शनिवार से कोरोना पर निर्णायक वार। कोरोना के खिलाफ जंग की तेज होगी रफ्तार। टीकाकरण के लिए एमपी है पूरी तरह तैयार। शनिवार सुबह 10:30 बजे का वक्त न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए वो ऐतिहासिक घड़ी होगी जब कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के माथे पर विजय का टीका लगना शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ ही टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। टीकाकरण को लेकर पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश भी तैयार है। उत्साह है तो तैयारियां भी चाक चौबंद हैं। प्रदेश के 150 टीकाकरण केंद्रों पर फ्रंट लाइन वॉरियर्स को टीका लगेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली में टीकाकरण के कार्यक्रम पर नजर रखेंगे। वहीं भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ये जिम्मेदारी संभालेंगे। देश में वैक्सीनेशन शुभारंभ होगा, मध्य प्रदेश में भी शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे ये संबोधित करेंगे। उसी के साथ में मध्य प्रदेश के 150 स्थानों पर हम लोग वैक्सीनेशन शुभारंभ करेंगे। इसके लिए पूरी तैयारियां मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने, चिकित्सा विभाग ने मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारियां की हैं। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगरौली में स्वयं उपस्थित रहेंगे वैक्सीनेशन प्रोग्राम जहां पर होगा और माननीय प्रभुराम चौधरी जी और मैं स्वयं भोपाल में रहेंगे। हम इसमें जिस प्रकार से बताया, वैक्सीनेटर्स की पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारा ड्राई रन 2 जनवरी को भोपाल में और 8 जनवरी को बाकी 51 जिलों में हमारा सक्सेसफुल हुआ है। उसके साथ ही हमने, जैसा प्रभुराम चौधरी जी ने बताया कि एक वाइल में 10 लोगों को वैक्सीन लगना है, उसमें पूरी वैक्सीन ठीक ढंग से लग सके, उसमें कोई वेस्टेज ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था चौक चौबंद की गई है। कल का दिन ऐतिहासिक रहेगा। प्रदेश में जहां 150 सेंटर बनाए गए हैं तो भोपाल में भी तैयारियां चाक चौबंद हैं। अधिकारी तैयारियों का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश देने में जुटे हैं ताकि कहीं भी कोई चूक न रह जाए। भोपाल में 12 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। हर सेंटर में 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। 1200 लोगों को मैसेज के जरिए सूचना दी जा रही है। टीका लगने के बाद आधा घंटे तक सेंटर पर ही निगरानी की जाएगी। वहीं गर्भवती महिलाओं और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। साथ ही जिन्हें सर्दी, जुकाम और बुखार है, उन्हें 4 सप्ताह के बाद वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। वहीं जिनको कोरोना है, उनको वैक्सीन नहीं लगेगी क्योंकि ये दवाई नहीं, वैक्सीन है। सारी तैयारियां यहाँ पर व्यवस्थित तरह से शुरू हो गई हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं कल के टीकाकरण अभियान में भाग लेने के लिए। ये जो टीकाकरण जिनका कल होना है, जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना पंजीकरण करवाया था, उनकी सूची हमें प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद हमारी टीम जो है उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके उनके समय पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगे। टीकाकरण का दिन पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है, जब कोरोना के खिलाफ एक मुकम्मल जंग शुरू होगी और हर भारतवासी के दिल से एक ही आवाज आएगी कि कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। जुगल किशोर शर्मा के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।
16 जनवरी यानी आज से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। पूरा देश खुश है और भोपाल में सबसे ज्यादा खुशी जेपी अस्पताल के सुरक्षाकर्मी हरिदेव यादव को है, क्योंकि भोपाल में सबसे पहला टीका हरिदेव को ही लगेगा। मास्क लगा के रखिए, आप लोग सभी लोग मास्क लगा के रखिए। तो अस्पताल के अंदर आ चुके हैं तो चेहरे पे मास्क लगा के रखिए। अस्पताल परिसर में यहाँ वहाँ गंदगी ना करें। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, जरा थोड़ा दूरी बना के रखिए आप लोग। जब से कोरोना ने मध्य प्रदेश में दस्तक दी, तभी से भोपाल के जेपी अस्पताल में ये बुलंद आवाज इसी तरह से गूंज रही है। लोगों को मास्क लगाने की अपील करना हो, मैडम मास्क लगाइए आप लोग, या फिर सोशल डिस्टेंस का पालन कराना, हर काम में सुरक्षाकर्मी हरिदेव यादव हमेशा आगे खड़े रहे। और जब टीकाकरण की शुरुआत हो रही है तो भोपाल में पहला टीका भी हरिदेव को ही लगेगा। हरिदेव टीकाकरण को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उसी बुलंद आवाज में कहते हैं कि हाँ, मैंने ही सबसे पहले टीकाकरण के लिए कलेक्टर साहब को यस बोला था। 12 साढ़े 12 बजे जब कलेक्टर साहब आए थे, जब मेरी उनसे बात हुई थी तभी सूचना मिल गई थी और तभी मैंने यस कर दिया था कि हाँ मैं लगवाऊंगा सबसे पहले। आखिर क्यों आपने सबसे पहले आपने क्यों बोला कि आप ही को आप डर नहीं था आपके अंदर? अरे काहे का डर सर, एक बार तो जाना ही है, काहे का डर है? उसमें सुरक्षित है वैक्सीन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए सभी को। जब टीकाकरण की शुरुआत होगी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरिदेव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इस मौके को लेकर भी हरिदेव की खुशी का ठिकाना नहीं है। वैक्सीन को लेकर डर जैसी कोई बात हरिदेव के जहन में तो है ही नहीं। वो दूसरे लोगों से भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं। क्या डर है, कहाँ से बन के आई है, कितने सारे लोगों ने उसको पास किया जब जाके वो यहाँ आई है, उसमें क्या डरना। मैं यही कहूँगा कि आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। डरने से होता क्या है, डरने से होगा क्या? आप कब तक डरेंगे? सभी को लगना है, वो तो वैक्सीन सुरक्षित है, सभी को लगेगी, मुझे नहीं। मैं सबसे पहला व्यक्ति बनाऊँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रधानमंत्री जी से बात करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी को लगना है वैक्सीन, डरे नहीं, बिल्कुल सुरक्षित है वैक्सीन। जैसे ही हरिदेव ने टीकाकरण की बात अपने परिवार को बताई तो पत्नी डर गई थी, लेकिन हरिदेव ने पूरी मजबूती के साथ अपनी बात रखी और बताया कि वैक्सीन सुरक्षित है, तो पत्नी का डर भी खत्म हो गया। और अब हरिदेव को उस वक्त का इंतजार है जब वो इस ऐतिहासिक टीकाकरण का हिस्सा बनेगा। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। इंतजार की घड़ियां अब खत्म ही होने वाली हैं। वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए स्वास्थ्य कर्मी तैयार हैं। इंदौर में पहला टीका आशा पवार को लगाया जाएगा, उसके बाद गौराबाई, डागर और शिव शिंदे को ये लगाया जाएगा। ये सभी जिला अस्पताल के 4th श्रेणी कर्मचारी हैं। वहीं आशा पवार का कहना है कि जब बिना किट पहने और बिना पानी पिए 8 घंटे ड्यूटी की तब डर नहीं लगा, तो अब क्या लगेगा। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों में सीएमएचओ डॉक्टर पूर्णिमा गाडरिया, डॉक्टर अमित मालाकार, डॉक्टर तरुण गुप्ता और जिला विस्तार व माध्यम अधिकारी डॉक्टर मनीषा पंडित को भी टीका लगना है। 300 लोगों के बीच में रहते हैं हम लोग रोज, तो हमको लगवाना अनिवार्य है। ऐसा कुछ नहीं पूछा गया मेरे से कि आप टीका लगवाना चाह रहे हैं, तो मैंने बोला जी लगवा दो, बस ये कहा गया। आपके परिवार में इसको लेकर किसी प्रकार का कुछ नहीं, कोई डर है नहीं। कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो गया है। सबसे पहले उन कोरोना योद्धाओं को टीका लगाया जाएगा जिन्होंने मुश्किल हालातों में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन कई कोरोना वॉरियर्स ऐसे भी हैं जो इस घड़ी को देखने के लिए हमारे बीच मौजूद नहीं हैं और इस महामारी में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए प्राण न्यौछावर कर दिए। कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हुआ। सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को टीका लगेगा। मौका खुशी का है, लेकिन उन लोगों के लिए भावुक करने वाला पल भी है जिनके अपने कोरोना काल में अपनी ड्यूटी निभाते हुए कुर्बान हो गए। इंदौर में इंडेक्स कॉलेज के डीन रहे डॉक्टर अजय जोशी भी ऐसे ही कोरोना योद्धा हैं जो कोरोना काल में ड्यूटी निभाते हुए कोरोना की चपेट में आए और 17 दिन बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। डॉक्टर अजय जोशी की पत्नी और बेटा भी डॉक्टर हैं जो तमाम खतरों के बाद भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। डॉक्टर श्रीलेखा जोशी का कहना है कि कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लगाना जरूरी है। उन्होंने और बेटे ने पहले ही वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। वैक्सीन एक कारगर उपाय है, तो किसी भी तरीके की भ्रामक बातों में न उलझें और सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीनेशन जरूर कराएं। आज नहीं तो कल हम सब, सारा विश्व इस बीमारी से ज़रूर जीतेगा
और इसके लिए हम सभी को सहयोग देना होगा, सरकार के साथ, एक दूसरे के साथ, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर है, हम दोनों ने ऑलरेडी इसके लिए पंजीयन कराया हुआ है और हम सभी से अपील करते हैं कि आप सभी बिना किसी चिंता के और बिना किसी बातों में आए, लोगों की भ्रामक बातों में आए, जरूर रजिस्ट्रेशन कराएं और टीकाकरण कराएं। श्रीलेखा जोशी कहती हैं कि डॉक्टर अजय जोशी की प्रेरणा से ही वो लगातार कोरोना काल में मरीजों की सेवा कर रही है, क्योंकि डॉक्टर जोशी आखिरी समय तक मरीजों की चिंता कर रहे थे। 14वें दिन से मैं लगातार काम कर रही हूँ और लॉकडाउन के पीरियड में भी एक दिन भी हम दोनों घर पे नहीं बैठे और वो ये लगातार मुझे यही कहते थे कि ये अपनी ड्यूटी है एंड ड्यूटी फर्स्ट। तो इसलिए हम दोनों ने ही ये इसको एक चुनौती के रूप में लिया और उनकी प्रेरणा से मैं, मेरा बेटा, हम लोग सब पूरे समय जुटे रहे। जब वो आईसीयू में भर्ती थे और हम लोग सब उनको बोलते थे कि नहीं, मतलब आप अब इसके बाद तो आपको फिर से अब हम नहीं जाने देंगे हॉस्पिटल में, तब भी उनका कहना था कि मुझे जल्दी अच्छा होके घर पे आना है और जल्दी से जल्दी मुझे अपना काम शुरू करना है। और उन्होंने एक चीज़ यही कही थी कि द बेस्ट थिंग कम्स टू दोज ओनली हु फेस वर्स्ट थिंग्स इन देयर लाइफ। ये मैसेज उन्होंने जस्ट एक दिन पहले हम लोगों को किया था। कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। ऐसे में उन वॉरियर्स के लिए जो अपना फर्ज निभाते हुए कुर्बान हो गए, उनके लिए वैज्ञानिकों की तरफ से ये वैक्सीन श्रद्धांजलि से कम नहीं है। पीयूष बारे, बंसल न्यूज, इंदौर। आज से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रही है। तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। हम आपको 6 छत्तीसगढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें जहां वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहली तस्वीर आपको जगदलपुर से दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर बलरामपुर की है जहां वैक्सीनेशन को लेकर जो ज़रूरी इंतज़ाम हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। वहीं बिलासपुर से भी वैक्सीनेशन को लेकर हर तैयारी पूरी हो गई है। जांजगीर चांपा, रायपुर और पेंड्रा में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहां वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन पहुंच चुकी है। वहीं आज से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इस तरह छत्तीसगढ़ वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। शनिवार यानी आज को होने वाले टीकाकरण के लिए पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन पहुंचने का सिलसिला जारी है। सिवनी मालवा के वैक्सीनेशन सेंटर पर जैसे ही वैक्सीन पहुंची तो स्वास्थ्य कर्मियों ने पारंपरिक तरीके से वैक्सीन का स्वागत किया। धूप दीप के साथ पूजा पाठ की गई। दूसरी तस्वीर मनावर की है जहां स्वास्थ्य केंद्र पर कर्मचारियों ने ढोल बजाकर वैक्सीन का स्वागत किया। वहीं उज्जैन में टीकाकरण सेंटर्स को आकर्षक तरीके से सजाया गया। तो हम 3 तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से। सबसे पहले आप देख रहे हैं सिवनी मालवा जहां पर पूजा पाठ करके वैक्सीन का स्वागत किया गया। वहीं मनावर में ढोल बजाकर स्वागत किया गया और उज्जैन में जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसको बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाया गया है। कोरोना के प्रकोप के साथ ही वैक्सीन की चर्चा जारी है और अब ये लोगों के लिए उपलब्ध भी है। आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वैक्सीन होती क्या है, ये कैसे काम करती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी से इसका कैसा कनेक्शन होता है। तो वैक्सीन या टीका जैविक पदार्थों से बना द्रव्य है। वैक्सीन शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाकर शरीर में पैरासाइट को नष्ट करने का काम करती है। वैक्सीन न केवल बीमारी को कंट्रोल करने में मदद करती है बल्कि जिन लोगों में वायरस का संक्रमण अभी नहीं हुआ है उनमें भी इम्यूनिटी का विकास कर बीमारी को फैलने से रोकने का काम करती है। अब ये वैक्सीन कैसे काम करती है इस बारे में भी जान लेते हैं। तो वैक्सीन का काम शरीर में इम्यून सिस्टम को डेवलप करना है। इम्यून सिस्टम वायरस से लेकर परजीवियों की पहचान करने में सक्षम होती है, साथ ही उन्हें खत्म करने का भी काम करती है। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का रक्षा कवच है जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी समेत उन तमाम रोगाणुओं के सामने ढाल बनता है जो बीमारियों का कारण बनते हैं। इसके साथ ही ये उनकी स्वस्थ कोशिकाओं और टिश्यू को अलग से पहचान सकती है और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती, जो कि शरीर के अंदर सुचारू रूप से अंगों के काम करने के लिए जरूरी है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और प्रदेश में बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसों को जल्द रिलीज करने की मांग की। इसके साथ ही जीएसटी कलेक्टर और आर्थिक सुधारों पर चर्चा हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की और प्रदेश में चल रही योजनाओं की जानकारी ली। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि वो अगर इनको स्वीकृति दे देंगे तो राज्य सरकार अपने बजट में आरओबी के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करेगी। हमारी कोशिश ये होगी कि 2 साल के अंदर ये सारे आरओबी या जहाँ अंडर ब्रिज बन सकते हैं, अंडर ब्रिज में उन्होंने कृपापूर्वक कहा है कि वो रेलवे ही बना देगा, मध्य प्रदेश का पैसा नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश में तो फरवरी एंड और मार्च के प्रथम सप्ताह से ही नए गेहूं की आवक शुरू हो जाती है। तो अभी 84 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमारे वेयर हाउस में, गोदामों में भरा हुआ है। इसलिए तेज़ी से अगर उठाव हो जाएगा तो नया गेहूं, जिसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया है, उन्होंने भी, तोमर जी ने भी, एमएसपी पर ही गेहूं खरीदा जाएगा। एमपी बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद अब संगठन की नई गाइडलाइन बनाने की कवायद तेज हो गई है। 17 जनवरी को बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, जिसमें संगठन की गाइडलाइन तय होगी। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव पर भी चर्चा होगी। बैठक में सभी नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों को बुलाया गया है। सारे हमारे जो पदाधिकारी हैं, कुल मिलाकर के संख्या अभी जो नई बनी है, और हम सब पदाधिकारी, माननीय अध्यक्ष जी, संगठन ऐसे हमारे 43 सदस्य हैं। तो नई नियुक्तियां जो हुई हैं, नई नियुक्ति और सारे महामंत्री, ऐसा करके 17 तारीख को सवेरे उनका पदभार ग्रहण का कार्यक्रम है। उनका स्वागत भी होगा हमारे नए साथियों का, और उसके पश्चात हमारी पदाधिकारियों की बैठक भी होगी। जी। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रवक्ताओं की सूची फिलहाल टल सकती है। बीजेपी प्रवक्ता और पैनलिस्ट की सूची जारी करने में बीजेपी उलझन में फंस गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय नेतृत्व ने प्रवक्ता के लिए 3 से 5 पद स्वीकृत किए हैं, जबकि अभी बीजेपी में 12 से ज्यादा प्रवक्ता हैं। इनमें से 2 प्रवक्ताओं का प्रमोशन हो चुका है। रजनीश अग्रवाल और राहुल कोठारी प्रदेश मंत्री बन चुके हैं, लेकिन फिर भी इतने दावेदारों में 3 से 5 प्रवक्ताओं का चयन करना उलझन बन गई है। आर्थिक राजधानी इंदौर को स्मार्ट पिपलियाना ब्रिज की सौगात मिलने के बाद अब बंगाली चौराहे पर ब्रिज बनने का इंतजार है, और ये तभी मुमकिन है जब बड़े महाराज की जगह बदली जाएगी। ऐसा क्यों, जानिए ये खास रिपोर्ट। उसूलों के नाम पर महाराज ने तो अपनी सियासत का रास्ता मोड़ दिया। क्या बड़े महाराज इंदौर के विकास की खातिर अपनी जगह बदलेंगे? यहाँ महाराज का मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया और बड़े महाराज यानी उनके पिता माधवराव सिंधिया से है, जिनकी एक प्रतिमा कहीं न कहीं इंदौर के विकास के रास्ते पर रुकावट बन गई है। अब बात बड़े महाराज की है तो नौकरशाही से लेकर राजनेता तक सब असमंजस में है। दरअसल बंगाली चौराहे पर लगी पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की प्रतिमा को हटाया जाना है, जिसकी वजह से बंगाली चौराहे पर ब्रिज के निर्माण का काम रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। प्रतिमा हटाने के लिए लंबे समय से जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन मूर्ति को शिफ्ट करने के लिए जगह तय नहीं हो पाई है। समर्थकों की मांग है कि प्रतिमा को जहां भी शिफ्ट किया जाए वहां एक पार्क भी बनाया जाए। ऐसे में अधिकारी असमंजस की स्थिति में है। इंदौर के बंगाली चौराहे पर साल 2005 में पूर्व कैबिनेट मंत्री माधवराव सिंधिया की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मौजूद रहे थे। अब इसी चौराहे पर पीडब्ल्यूडी विभाग एक ब्रिज का निर्माण कर रहा है और जिसमें ये मूर्ति कहीं न कहीं बाधा बन रही है। अब इस प्रतिमा को यहाँ से शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। हालांकि लंबे समय से कहीं न कहीं माधवराव सिंधिया की इस प्रतिमा को शिफ्ट करने की कवायदें चल रही है, लेकिन अधिकारी फिलहाल स्थान यहाँ पर तय नहीं कर पाए थे। अब कहा जा रहा है कि जल्द ही ये प्रतिमा शिफ्ट हो जाएगी, जिससे जो ब्रिज में निर्माण कार्य में कहीं न कहीं बाधा आ रही है वो बाधा भी अब दूर हो जाएगी। इस ब्रिज के बनने के बाद में ट्रैफिक की समस्या से कहीं न कहीं इस चौराहे पर
बड़ी निजात मिलेगी। अमूमन अगर बात करें तो यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक इस चौराहे पर जाम की स्थिति बनती है, लिहाजा यहाँ पर ये ब्रिज बनाया जा रहा है। अब ऐसे में कब ये प्रतिमा शिफ्ट होगी और किस तरीके से इस ब्रिज का निर्माण यहाँ पर पूरा होगा, यह देखना भी लाजमी होगा। वहीं अधिकारियों की माने तो जगह चिन्हित कर ली गई है, जल्द ही प्रतिमा को शिफ्ट किया जाएगा। कि कोई भी प्रतिमा शिफ्ट होती है तो उसके सम्मानजनक तरीके से जिस भी कोने में शिफ्ट करनी है वहाँ पर उसका प्लेटफॉर्म कैसा बनेगा, किस प्रकार का उसकी लैंडस्केपिंग होगी और वो सब डिटेल प्लान करके लाएं वो। और जब शिफ्टिंग होगी उसके पहले चूँकि संवेदनशील मसले रहते हैं प्रतिमा स्थापना के, तो उसमें फिर चर्चा करके और अल्टरनेटिव किस प्रकार डेवलपमेंट होगा अलग शिफ्ट करके, वो सब उसके बाद ही शिफ्टिंग हो पाएगी। वो मसला पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का है, तो ऐसे में सियासत होना भी लाजमी है। सिंधिया के करीबी और कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट का कहना है कि बंगाली चौराहे पर ही प्रतिमा को सम्मान के साथ शिफ्ट किया जाएगा, जबकि कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोल रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रतिमा की शिफ्टिंग महज रस्म अदायगी बनकर रह जाएगी। हमारे देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की प्रतिमा का स्थान अभी यहाँ के लोकप्रिय विधायक महेंद्र हाडिया जी ने बताया ये स्थान उपयुक्त है हर प्रकार से, इसलिए वो प्रतिमा वहाँ से हटाकर यहाँ लगाई जाएगी और उसकी आसपास की बगीचे की, हरियाली की, हर चीज़, यातायात के सबकी समुचित व्यवस्था हम लोग करेंगे। भाजपा के दिल में सिंधिया जी को लेकर कितना सम्मान है तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरह एक रस्म अदायगी की जा रही है और एक संतुष्ट किया जा रहा है। कुल मिला के जो सम्मान सिंधिया जी को वर्तमान में मिलना चाहिए भाजपा में, सिर्फ सिंधिया जी का उपयोग किया गया सरकार गिरा के सरकार बनाने में, वो सम्मान सिंधिया जी को, वरिष्ठ सिंधिया जी को मिलेगा, मुझे नहीं लगता। अब देखना होगा कि कब तक जगह तय हो पाती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बड़े महाराज जगह बदलेंगे तो विकास का रास्ता आसान हो जाएगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। राजधानी भोपाल में महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं, इसकी बानगी एक बार फिर नजर आई है। अस्पताल से इलाज करवाकर लौट रही एक महिला के साथ रेप की सनसनीखेज वारदात हुई। खास बात यह है कि पूरी वारदात को पुलिस मुख्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महिला के मुताबिक वो अस्पताल से इलाज कराकर लौट रही थी। जैसे ही वो नीलम पार्क पहुंची, सड़क किनारे दुकान लगाने वाले एक शख्स ने उसके साथ मारपीट की और झोपड़ी में ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी के चंगुल से रिहा हुई महिला ने पुलिस को शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने इस सिरफिरे शख्स को गिरफ्तार कर लिया, मगर इस वारदात ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए। कल रात्रि में नीलम पार्क क्षेत्र एक जगह है जहांगीराबाद में, वहाँ पर एक महिला ने डायल 100 को कॉल किया था कि उसके साथ एक व्यक्ति ने दुष्कृत्य किया है और उसके साथ मारपीट भी की है। उस रिपोर्ट के आधार पर तत्काल डायल 100 की टीम और जो महिला सब इंस्पेक्टर है वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उसकी FIR के आधार पर अपराध दर्ज किया, जिसमें मारपीट और बलात्कार का अपराध दर्ज किया गया। साथ ही उसकी रिपोर्ट के आधार पर जिस व्यक्ति का नाम आया था उसे गिरफ्तार किया गया। जो